प्यारे छात्रों, हम लोग संबंध और फलन के अंतर्गत कल तक फलन के प्रकार और संयोजन फलनों के बारे में हमने बात किया था। कल हमने बताया था कि यदि दो फलन, पहला फलन ए से बी के बीच में परिभाषित हो, दूसरा फलन बी से सी के बीच में परिभाषित हो, यदि इन दोनों फलनों की जगह पे कोई एक फलन हमें मिल जाए जो पहले से तीसरे के बीच में परिभाषित होता है, तो इस नए वाले फलन को पहले और दूसरे फलन का संयोजन कहते हैं। इसे जी कंपोजिशन एफ से प्रदर्शित किया जाता है। कल हमने इसके बारे में बात किया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं प्रतिलोम प्रतिबिंब। पहला हमारा पॉइंट है कि प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होता है। सिंपल सा चीज़ है, आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको कहा जाता है इन्वर्स इमेज। इमेज किसे कहते हैं? यदि याद होगा कि यदि यहाँ पर 1 2 3 4 अवयव हैं, यहाँ ए बी सी है, यह 1 से जुड़ा है, यह बी से जुड़ा है, यह सी से जुड़ा है, 4 भी बी से जुड़ा हुआ है। सपोज करिए इस तरह से कोई एक फलन दिया हुआ है f, तो हम क्या कहेंगे? 1 की इमेज क्या है? a है। हम इसको ऐसे लिखते हैं कि f ऑफ 1 इक्वल टू a, माने इस फलन f के द्वारा यह 1 किससे जुड़ा है? a से जुड़ा है। इसको कहा जाता है कि यह इस फलन का अवयव है और यह जिससे जुड़ा है उसको कहा जाता है कि इस अवयव का यह a क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहाँ होता है? प्रतिबिंब हमारा इसमें होता है, सह प्रांत में पाया जाता है और प्रांत के अवयवों को हम लोग इस फलन का पॉइंट कहते हैं या उनका अवयव कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो 1 का प्रतिबिंब क्या है? a है। ठीक है। अब देखो, यदि हम प्रतिबिंब कहें, प्रतिलोम प्रतिबिंब का मतलब हो गया प्रतिबिंब का उल्टा। प्रतिबिंब का उल्टा क्या हो गया? 1 हो जाएगा, होगा ना जी। तो यदि 1 का प्रतिबिंब a है, इसको यदि हम हिंदी में लिखें तो यह होगा कि यदि 1 का प्रतिबिंब a है तो a का प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 1। समझे? सिंपल सी चीज़ है कि यदि a का इमेज a है तो a का इन्वर्स इमेज 1 होता है। अर्थात यदि यह हमारा P है और यह हमारा T से जुड़ा हुआ है तो P का प्रतिबिंब क्या होगा? यह होगा T होगा और T का प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिलोम प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा P। सिंपल सी चीज़ है, देख रहे हो। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि यदि fx बराबर y हो, मैथमेटिकल ढंग से ये हो गया कि fx बराबर y, इसका मतलब क्या हुआ? इसको यदि हम समझने के लिए कहें तो x का प्रतिबिंब क्या है? y है। x का प्रतिबिंब क्या है? y है। तो y का प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिलोम प्रतिबिंब यह हो जाएगा हमारा x। वही चीज़ है ना, 1a से जुड़ा है, a का प्रतिलोम प्रतिबिंब 1 हो जाएगा। x y से जुड़ा है तो y का प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होगा? x होगा। इसको कहा जाता है प्रतिलोम। देखो यह फलन है, ठीक है ना, f। तो y का जब प्रतिलोम हम कहेंगे तो f के ऊपर एक इन्वर्स का चिन्ह लगा देंगे, -1 लिख देंगे। अब किसका? y का। यह होगा क्या? x होगा। यह
मैथमेटिकल है, y का प्रतिलोम प्रतिबिंब बराबर x और x का प्रतिबिंब बराबर y। सिंपल चीज़ है भाई। मैथमेटिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वाक्य के रूप में लिखा रहता है और दूसरा गणितीय सूत्रों की सहायता से लिखा रहता है। तो ये गणित के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि y का प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होगा, x होगा। ठीक है। यदि हम इसको परिभाषित करें, तो यह हो जाएगा प्रतिलोम प्रतिबिंब कि मान लें कि माना f फ्रॉम x टू y एक एकाएकी आच्छादक फलन है। एकाएकी आच्छादक फलन है यदि x इन कैपिटल X क्या है, उसका प्रांत है, तो प्रांत का कोई अवयव इस प्रकार हो कि fx बराबर y, तो y का प्रतिलोम प्रतिबिंब x होता है, जहाँ f इनवर्स y बराबर x। यह प्रतिलोम प्रतिबिंब की परिभाषा हो गई। यदि हम इसको एक एग्जाम्पल से देखने का प्रयास करें, एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखें तो हमको और समझने में आसानी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का एग्जाम्पल रहेगा तो और आसानी हो जाएगी हमको समझने में। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया f फ्रॉम r टू r। एग्जाम्पल हमने लिया है f फ्रॉम r टू r और वह इस तरह परिभाषित है कि fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 फॉर x इन r। माने x का प्रतिबिंब x स्क्वायर प्लस 1 पर जा रहा है, तो हमें f इनवर्स -5, 5 और 10, 26 का मान निकालना है। हमें निकालना है f इनवर्स -5 का मान, फिर f इनवर्स 5 का मान, फिर f इनवर्स -10, 26 का मान हमें निकालना है। ठीक है। माइनस देख लो, यही है ना एग्जाम्पल, यही है ना, -5 और 5 और 10 और 26, ये +10 है। ये हमारा क्वेश्चन है। देख लो यहाँ यदि हम देखें, यह y क्या था, y अवयव था, x का प्रतिबिंब था, अवयव था। इस f पर इन्वर्स लग गया, इसका मतलब है कि इस अवयव का हमें प्रतिलोम प्रतिबिंब निकालना है। यहाँ देखो, यहाँ f पर इन्वर्स लग गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि -5 का हमें प्रतिलोम प्रतिबिंब निकालना है, 5 का हमें प्रतिलोम प्रतिबिंब निकालना है और 10, 26 का प्रतिलोम प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है। हम इसको हल करने के लिए शुरू करें। हम मिटा दें इसको, यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। प्रतिलोम प्रतिबिंब जो हमारा अवयव दिया हुआ है उसी अवयव से हम शुरू करेंगे। याद करो अभी हमने लिखा था f इनवर्स y बराबर x। ये क्या होगा जबकि fx बराबर y पहले दिया हो, सॉरी y, ये y है। ठीक ना। आ जाओ, हमें f इनवर्स -5 का मान निकालना है। यदि यह प्रांत होगा, यह सह प्रांत होगा, तो -5 कहाँ होगा, -5 हमारा सह प्रांत में होगा। हमें निकालना है इसका मान, इसका मतलब हमें वह अवयव ढूंढना है जो कि -5 से जुड़ा हुआ था। ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक अवयव है x जो कि -5 से जुड़ा हुआ है, तो इसी x का मान हमें निकालना है। ठीक है।
मैथमेटिकली इसको ऐसे कहते हैं कि वे सभी अवयव जबकि f(x) का मान -5 के बराबर हो, इसका मान होगा ना जी। देख लो यहाँ से देखो ना कि यदि f(x) बराबर y है तभी ना हम f इनवर्स y बराबर x लिखेंगे ना। यहाँ देखो यदि यह x है और f(x) बराबर -5 होगा तभी ना -5 का f इनवर्स लेंगे तो वह x का मान होगा। x का मान ही तो इसका अवयव होगा इस समुच्चय का। वह हल कर लो। x in R सच दैट f(x) की वैल्यू कितनी है? f(x) की वैल्यू देखो यहाँ दी गई है, x² + 1 है। अब x² + 1 बराबर -5, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। x in R सच दैट x² बराबर -6। बताओ जी वह कौन सा x होगा वास्तविक संख्या, वह कौन सी वास्तविक संख्या होगी जिसका वर्ग नेगेटिव में 6 होगा? कोई होता है? नहीं होता है। वास्तविक संख्याओं का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। हमें लेना है क्या कि वास्तविक संख्याएं में खोजनी है जिसका कि वर्ग -6 के बराबर है। ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि f इनवर्स -5 का मान 5 है। इसका मतलब है कि यह f इनवर्स -5 कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। देख लो, ध्यान से देख लो, f इनवर्स -5 का मान 5 के बराबर हो गया। इसका मतलब है f इनवर्स -5 फिर कहीं जुड़ा है जी? कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। बताओ, ठीक है ना जी। दूसरा आते हैं। दूसरा हमने मान निकाल दिया। अब हम इसकी बात करेंगे, f इनवर्स 5 की बात करेंगे। f इनवर्स 5 का मतलब क्या हुआ? इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ -5 की जगह पे क्या कर लेंगे? +5 कर लेंगे। x in R सच दैट f(x) = 5 अर्थात 5। अब बताना जी x in R सच दैट हम क्या करेंगे? f(x) का मान रखेंगे। f(x) का मान कितना है? x² + 1 है। x² + 1 रख देंगे बराबर यह 5 हो गया। अब इसको हमें हल करना है। x in R सच दैट x² बराबर 4। x² बराबर 4 हो गया तो x का मान क्या होगा? -2 और +2 हो गया ना जी। x² बराबर यदि 4 है तो x का मान, चूंकि x हमारा वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो x बराबर यदि -2 होगा तो इसका भी वर्ग 4 होता है, और +2 होगा तो इसका भी वर्ग 4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो f इनवर्स 5 है इसका मान -2 और +2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यहाँ पर प्लस में 5 एक अवयव है तो यह 2 जगह जुड़ा हुआ है, एक 2 से, एक -2 से और एक +2 से। ठीक है, समझे हो जी? समझे हो ना कि 5 का प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या हुआ? -2 और +2। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो आगे। अब इसकी बात करेंगे हम, तीसरे वाले की बात करेंगे। इसको भी हम हल कर लेते हैं। ये हम प्रतिलोम प्रतिबिंब निकाल रहे हैं कि कैसे हम प्रतिलोम प्रतिबिंब निकालते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। तीसरा हमें इसका मान निकालना है। f इनवर्स 10, 26 का मान निकालना है। ऐसे अवयव R के जिनका f(x) जो है 10 के बराबर हो और f(x) हमारा 26 के बराबर हो। यही ना दो चीज़ है। इसमें एक ही था तो f(x) बराबर हम 5 लेते थे, इसमें 2 है, एक 10 है एक 26 है, तो f(x) बराबर 10 लेंगे, दूसरा f(x) बराबर 26 लेंगे। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। x in R सच दैट f(x) का मान हम रखें x² + 1 बराबर 10 और दूसरा यहाँ रखेंगे फिर x² + 1 बराबर 26। इसको सॉल्व करो जी। x in R सच दैट इसको 1 को उधर ले जाओगे तो x² का मान 9 होगा और इसको 1 को उधर ले जाओगे तो x² का मान 25 होगा। अब इसको हल कर लो। बताओ किसका वर्ग जो है 9 होता है? प्लस और -3 अर्थात -3 और +3। और किसका वर्ग 25 होता है? -5 और
5। इसका मतलब हो गया कि F इनवर्स 10, 26 10, 26 का प्रतिलोम प्रतिबिंब -3 -5 +3 और +5 यह होता है। यह देख लो, यदि कोई परेशानी है तो मुझे बताना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने प्रतिलोम प्रतिबिंब देखा, अब हम देखेंगे व्युत्क्रम फलन। इसको कहा जाता है इनवर्स फंक्शन। जब हमने अभी प्रतिलोम प्रतिबिंब की बात की थी तो वहाँ एक शब्द हमने लिखा था कि F फ्रॉम x to y एकाएकी और आच्छादक हो। वह एकाएकी और आच्छादक प्रतिलोम प्रतिबिंब के लिए नहीं, वह हम इसके लिए यूज करेंगे। वहाँ न भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे व्युत्क्रमणीय या व्युत्क्रम फलन, इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। उसके लिए पहले हम पीछे ले चलते हैं, जहां हमने फलनों के प्रकार में एकाएकी और आच्छादक की बात कही थी। एकाएकी और आच्छादक क्या था? एकाएकी क्या था पहले जी ये बता दो। अच्छा चलो पहले आच्छादक बता दो क्या था। आच्छादक ये था कि यह जो सह प्रांत है इसका कोई अवयव छूटा हुआ न हो, अर्थात कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई छूटा हुआ नहीं है, यह आच्छादक हो गया। लेकिन यदि यही फलन आच्छादक के साथ साथ एकाएकी भी होगा तो एकाएकी का मतलब कि सब अलग अलग जुड़ने चाहिए, सब अलग अलग, यह अलग जुड़ा है, यह भी अलग जुड़ा है, यह भी जुड़ा है अलग, लेकिन यह जुड़ा है दो जगह। देख रहे हो ना, तो एकाएकी नहीं हुआ यह फलन। आच्छादक तो है लेकिन एकाएकी नहीं है, तो हम इसको एकाएकी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एकाएकी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक अवयव यहाँ से हम कम कर दें। ठीक है, अब यह फलन एकाएकी है कि नहीं है? सब अलग अलग जुड़े हैं, ये एकाएकी फलन है। अब यह आच्छादक है कि नहीं है? तो यहाँ चार अवयव थे, चारों के चारों कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो हम कहेंगे कि यह आच्छादक भी फलन है। हो गया ना। अब देखो एक चीज़ हमको रिजल्ट के रूप में मिलता है, यदि हमारा और समुच्चय ए है या समुच्चय बी है, जब हमारा फलन f ए से बी में परिभाषित होता है और वह एकाएकी तथा आच्छादक जब होगा, जब एकाएकी और आच्छादक होगा तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ चार अवयव हैं तो यहाँ भी चार अवयव होंगे, चार से न अधिक होंगे न चार से कम होंगे, दोनों में आपस में संख्याएं क्या होती हैं? बराबर हो जाती हैं। समझे हो बात? समझे हो ना। अच्छा बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? सपोज करो कि यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ 1 2 3 4 है, यह इससे जुड़ा, यह इससे जुड़ा, यह इससे जुड़ा, बताओ जी आच्छादक है? नहीं है। यह F है, यदि हम यह A है यह B है, इसी को हम पलट दें, पलटने का मतलब अब B यहाँ हो गया और A यहाँ हो गया, 1 2 3 4 यहाँ है, A B C यहाँ है। 1 किससे जुड़ा था जी? A से, तो हम A से जोड़ दें। 2 किससे जुड़ा था जी? B से, B जोड़ दें। 3 किससे जुड़ा था जी? C से, C को जोड़ दें। तो क्या हम इसे फलन कहेंगे? ये फलन होगा। B से A की तरफ हम देखेंगे तो यह फलन होगा। फलन के लिए कितने कंडीशन है? 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि हमारा प्रांत में कोई अवयव छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बताओ छूटा हुआ है कि नहीं है? यह 4 है ना, तो यह फलन नहीं, फलन नहीं है ना। तब फलन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? फलन होने के लिए यह होना पड़ेगा कि यह 4 भी कहीं ना कहीं जुड़ा हो ना जी, यह 4 छूटा हुआ ना हो या फिर यह 4 इसमें हो ही ना। दोनों तरीके हो सकते हैं ना जी। चलो, माने
जब हम इन्वर्स की बात करेंगे, ए से बी में कोई फलन है, हम बी से ए में वही फलन उलटना चाहते हैं, तो हमारा फलन एकाएकी और आच्छादक होगा, तब जाके उस फलन को हम पलट सकते हैं, उन दोनों को हम आपस में बदल सकते हैं। इसीलिए एकाएकी और आच्छादक फलन होना बहुत ज़रूरी है। फलन का एकाएकी और आच्छादक होना जरूरी है कब? जब हम व्युत्क्रम फलन को परिभाषित करेंगे तब। मान लो कि माना f फ्रॉम a टू b एक एकाएकी और आच्छादक फलन है। ठीक है, तो एक ऐसा फलन जो f इनवर्स फ्रॉम b टू a में परिभाषित हो, तो इस फलन को व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। तो इस फलन को f का व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ये ले लो कि यदि a से b के बीच में f कोई फलन है, जो कि एग्जाम्पल ले लो 1 2 3 4, यहाँ a b c d, 1 को a से जोड़ता है, 3 को b से जोड़ता है, 2 को c से जोड़ता है, 4 को d से जोड़ता है, तो यह f हो गया। अब इसी को पलट दो, डायरेक्शन भी हमारा इधर से इधर रहेगा, तो हम कर क्या रहे हैं कि जो फलन f है उसके प्रांत को हम सह प्रांत बना रहे हैं। यहाँ a हो गया, और इसी फलन के सह प्रांत को अब हम क्या बनाएंगे? प्रांत बनाएंगे। तब जा कर के जो फलन f था उसकी जगह पे कौन सा फलन मिलेगा? f इनवर्स, अर्थात f का व्युत्क्रम फलन कहलाता है। तो एक रिजल्ट हमें और भी मिल गया कि जो f का प्रांत था वह अब क्या हो जाएगा? f इनवर्स का परिसर या परास। बताओ परास और परिसर कहाँ लिख रहे हैं? जब हम कहे हैं कि इसका सह प्रांत प्रांत हो जाता है, तो हम सह प्रांत की जगह पर परिसर क्यों लिखे हैं? वही चीज़ नहीं है जी। 3 चीज़ें बताए थे तुम लोगों को ना, कि एक प्रांत होता है, एक सह प्रांत होता है, एक परिसर होता है। लिखवाए थे एक दिन, बताए थे ना। लेकिन एक दिन हमने कहा था कि जब फलन हमारा आच्छादक होता है, तो जो सह प्रांत है या जो परास है वह सह प्रांत के बराबर होता है। बताए थे, याद है ना? बस वही रिजल्ट हमने यहाँ लिखा है कि चूंकि हमारा फलन, हमने शुरू में ही कह दिया है कि हमारा फलन एकाएकी और जब आच्छादक होगा तभी हम ऐसा कह सकते हैं ना। तो f का जो प्रांत होगा वह f इनवर्स का परिसर होगा, और f का जो परिसर होगा उसे हम क्या करेंगे? f इनवर्स का प्रांत बना देंगे। माने ये प्रांत को वहाँ ले जाकर परिसर बना देंगे, और परिसर को हम यहाँ ला करके प्रांत बना देंगे, और उसके बाद जो जिससे जुड़ा है उसी से हम जोड़ देंगे। a किससे 1a से जुड़ा था ना, तो अब a को 1 से जोड़ देंगे। b किससे जुड़ गया? 3 से जुड़ गया। c किससे जुड़ेगा? 2 से जुड़ेगा। c किससे जुड़ेगा? 2 से। और d किससे जुड़ेगा? 4 से। जब इससे मिल जाता है तो कहा जाता है कि यह जो फलन f इनवर्स है यह व्युत्क्रम फलन है किसका? f का। ठीक है जी, देख लो। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं
प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम का मतलब यह व्युत्क्रम फलन ही है, व्युत्क्रम फलन ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक फलन है जो n से y के बीच में परिभाषित है और इस तरह परिभाषित है कि fx बराबर 4x + 3, और ये जो कैपिटल Y है ये क्या है, तो इसको संतुष्ट करने वाले जितने भी fx के मान हैं उनको ले करके हमने एक समुच्चय y बना दिया, ये y है। तो हमें सिद्ध करना है कि f जो है व्युत्क्रमणीय फलन होगा, और जब f व्युत्क्रमणीय फलन होगा तो हमें उस f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। एक शब्द आया है चेक करने के लिए कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो एक तो हमने पहले ही बता दिया था कि हमेशा यदि कोई फलन f(x) से y के बीच में परिभाषित हो और वह एकाकी और आच्छादक होता है तो वह व्युत्क्रमणीय हो, उसका व्युत्क्रम हमें मिल जाता। अभी हमें जब परिभाषा हमने बताया था तो हमने कहा था कि यदि किसी फलन को एकाकी और आच्छादक लेते हैं तभी हम उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो यह व्युत्क्रम निकलेगा, और जब व्युत्क्रम निकलेगा तो होगा क्या कि जब कंपोजिशन लेंगे f का f इन्वर्स के साथ तो यह आई वाई के बराबर होगा, तथा कंपोजिशन यदि f इन्वर्स का f के साथ लेंगे तो यह आई एक्स के बराबर होगा। अब ये आई एक्स और आई वाई क्या है, आई का मतलब होगा आइडेंटिटी रिलेशन, स्मॉल x लगा है सफिक्स के रूप में, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन किस पर, x पर। x क्या है, x प्रांत है, और आई वाई लगा है, इसका मतलब क्या है कि y जो समुच्चय y है जो हमारा सह प्रांत है, या चूंकि यह एकाकी आच्छादक है तो ये परास भी हो जाएगा। तो परास का तत्समक संबंध, तत्समक संबंध अब क्या होता है, एक लाइन में समझ लो कि तत्समक संबंध होता क्या है। यदि हम इसको जान लेते हैं तब हम आगे बात हम बढ़ाते हैं। तत्समक संबंध, मान लो कोई फलन a है, कोई समुच्चय a है जिस पर अवयव 1 2 3 है। ठीक है, यदि हम कोई फलन बनाएं a से a में और वह इस तरह से हो कि f में ये जो अवयव हैं केवल अपने से जुड़े हों, इनके अलावा कोई और न हो, माने 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो, तो इसको कहा जाता है कि यह हमारा तत्समक फलन है, तत्समक संबंध है, और यह किस पर है, a पर है। इसीलिए इसको हम आई a से भी प्रदर्शित करते हैं। जितने अवयव हैं वह केवल अपने से जुड़े हुए यहाँ दिखने चाहिए, इनके अलावा और कोई दिखना नहीं चाहिए। ठीक है जी। एक इसी तरह का एक और हमने संबंध बताया था, स्वतुल्य संबंध बताया था। स्वतुल्य संबंध, उसमें भी हमने कहा था कि अपने से जुड़ा होना चाहिए, बताया था ना। लेकिन उसमें ये कहे थे कि अपने से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें केवल और केवल जितने अवयव यहाँ हैं वही केवल अपने से जुड़े होने चाहिए, उसके अलावा और कोई अवयव उसमें होना नहीं चाहिए। ठीक है जी। मतलब सिंपल सा है कि जो तत्समक है वह स्वतुल्य होगा, लेकिन जो स्वतुल्य है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह तत्समक हो। यदि इतना ही है तो यह स्वतुल्य भी है और ये तत्समक भी है। ठीक, अच्छा अब देखो एक चीज़ और समझ लो। जब यहाँ हम आई गए हैं, तत्समक संबंध को हमने बता दिया है कि जितने अवयव हैं उतने ही केवल उसमें अपने से स्वयं जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है जी। एक चीज़ बताओ, प्रतिलोम का मतलब, हम लोग प्रतिलोम कहे जा रहे हैं, हमको प्रतिलोम का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। सपोज करो कि ये तुम्हारा नाम है, ये है नाम, कई लड़कों का यहाँ नाम लिखा हुआ है। सपोज कर लो इनका हाई स्कूल का रोल नंबर है 26,22,135, 27,28,205 और 23,28,000 या 29,100। ये हमारे छात्र हैं जो कक्षा 10 के हैं, और ये उनके कक्षा 10 का रोल नंबर है। रोल नंबर समझ रहे हो?
जब हम कॉपी लिखते हैं परीक्षा में बैठ करके बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें अपना नाम लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। उसमें क्या लिखा जाता है जी? उसमें केवल रोल नंबर लिखा जाता है। हमने क्या किया कि इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़कर हमने एक फलन f बना दिया। ठीक है जी। अब हमारी कॉपी, 3 लड़कों की कॉपी, बोर्ड की कॉपी यहाँ रखी हुई है, उस पर केवल नाम रखा, अरे सॉरी, उस पर केवल रोल नंबर लिखा हुआ है, उस पर जो है वो नहीं लिखा हुआ है। क्या कर रहे हैं कि नाम नहीं लिखा हुआ है। एक कॉपी हमने उठाया और उस पर रोल नंबर लिखा हुआ 27 28 205। ठीक है। तो अब इस पर जब हम नंबर चढ़ाएंगे तो पहले रोल नंबर के साथ नाम भी मैच कराया जाता है ना, जैसे कि इस रोल नंबर वाला का नाम मोहन है कि नहीं है। ठीक है। तो अब रोल नंबर से जब हम नाम को मैच करा रहे हैं तो इधर से इधर की तरफ अब हम जोड़ रहे हैं अवयवों को। हम कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हैं? पहले रोल नंबर लिखा हुआ है 26 22 135, 27 28 205, 23 29 101। यहाँ राम है, मोहन है और यहाँ पर राधा है। हमने रोल नंबर से कि 135 वाला तो राम का है, 205 वाला तो मोहन का है, राधा तो इससे जुड़ी हुई है। तो हमने क्या किया कि इसी को पलट दिया है। पहले नाम से रोल नंबर मैच था, अब बाद में हमने क्या किया, रोल नंबर से नाम मैच कर लिया। नाम मैच कर लिया, हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। तो ये क्या है? ये इसी फलन का उल्टा हो। जो फलन यही होगा, सपोज करो इस फलन का नाम हमने रख दिया के, तो यह उसका उल्टा है, तो इस पर के पर इनवर्स लगा देते हैं, बस के इनवर्स ये फलन हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम इसकी बात करेंगे। ये क्वेश्चन हम इस आधार पे हल करेंगे कि यह f है, कंपोजिशन उसका इन्वर्स या आई वाई के बराबर होगा। f इन्वर्स का कंपोजिशन f के साथ आई एक्स के बराबर होगा। इन दोनों को वहीं लिख रखे हुए, मिटा नहीं रहे हैं। हमने एक फलन बनाया है n से y के बीच में, इस तरह से कि f(x) बराबर 4x + 3। यदि हम मान लें कि माना f(x) बराबर यदि y है, तो क्या हम यहाँ y लिख सकते हैं? तो y बराबर हो जाएगा 4x + 3, जहाँ से हम 4x का मान निकाल सकते हैं y - 3, अर्थात x का मान होगा y - 3/4। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं जी? निकाल सकते हैं ना। अब देखो, इसमें 2 फलन हैं हमारे, एक f है और एक इसका इन्वर्स है ना। हम भी एक यहाँ पर नया फलन बनाना चाहते हैं g, और यह g जो होगा यह y से n होगा। चूँकि n में ही हमारा y है, यह n हो गया n, और उसी का एक हिस्सा y है, और इससे बड़ा होता है r, तो हम r से r के बीच में एक फलन बना रहे हैं, r से r के बीच में। ठीक है जी। और वह जो फलन होगा वह इस तरह हम परिभाषित कर दें कि यदि कोई जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यदि हम यहाँ पर y लेते हैं तो g(y) का मान इस पर जाए, y - 3/4 पर जाए। ठीक है। ये एक किसी अवयव का यही हम प्रतिबिंब ले रहे हैं। ठीक है। हमने अवयव लिया y, अब y का प्रतिबिंब हमने मान लिया कि यह है y - 3/4। ठीक। अब कंपोजिशन की तरफ हम चलते हैं। ये वाला हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि इसको मिटाना ना पड़े। हम वहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। f इन्वर्स बराबर आई वाई और f इन्वर्स कंपोजिशन f बराबर आई एक्स। इसको ध्यान में रखने के लिए उसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है। अब कल वाला यदि याद होगा तो हमने ये लिखा था कि यदि g कंपोजिशन f हमें लेना है x पर, तो हम g के बाद बड़ा मझला कोष्ठक लगा देते थे, फिर f(x) लिखते थे और फिर यह मझला कोष्ठक हम बंद कर देते थे। ठीक।
तो यही चीज़ यहाँ भी हम करेंगे, ठीक है जी, यही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। और यह ऐसे होगा कि जी कंपोजिशन एफ एक्स का मान हमें निकालना है, तो जी के बाद कंपोजिशन की जगह पर मझला ब्रैकेट लगा दें, फिर एफ एक्स को हम लिख देते हैं और उसके बाद मझला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब एफ एक्स का मान हम लिखेंगे, एफ एक्स का मान कितना है जी 4x + 3 है, तो हमने एफ एक्स की जगह पे लिख दिया 4x + 3। अब देखो यह यदि y का मान हो, यहाँ पर आते हैं, यहाँ से इसको, ये तो हमारा रिजल्ट है, यह हम परिभाषित किए थे जी वाई का मान, ये हमने परिभाषित किया था। देख लो कि यदि कोई अवयव है तो उसका प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, उस अवयव में से 3 घटा के उसमें 4 से भाग दे रहे हैं, हो रहा है ना। यहाँ देखो जी के साथ यह प्रतिबिंब मिल रहा है ना, यहाँ देखो जी के साथ 4x + 3 है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो हमने कहा है ना कि जिस भी अवयव का प्रतिबिंब निकालना है उसमें से 3 घटा के 4 से भाग दे देंगे। यहाँ देखो इसका प्रतिबिंब हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस अवयव में से हमने 3 को घटा दिया, इसमें हमने 4 से भाग दे दिया। बताओ जी क्या मिलेगा, हमारा x मिलेगा कि नहीं होगा, बताओ। ये देखो एक जगह और गलती हो रही है, जब हम जी ऑफ y का मान निकालते हैं तो जी नहीं लिख रहे हैं, ये तो प्रतिबिंब न हो गया। जब जी इतने का मान हम निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर ये जी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम प्रतिबिंब निकाल रहे हैं, इसमें से 3 घटा कर इसमें से 4 भाग दे रहे हैं। तो अब इसका मान कितना आ जा रहा है, x के बराबर आ जा रहा है। x के बराबर आया कि नहीं आया जी, फॉर ऑल x in n आ गया। और n हमारा क्या था, नेचुरल नंबर, x हमारा इसी में से न लिया गया था। x हमारा देखो, x हमारा कहाँ से लिया गया था, n में से लिया गया था, n में से। यह x का प्रतिबिंब कहाँ मिल गया, ये देखो, यह तो एक कंपोजिशन वाला फलन हो गया। इस फलन के द्वारा x का प्रतिबिंब कहाँ गया, अपने पर गया, स्वयं पर गया है। माने किसी भी अवयव का प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, अपने पर जा रहा है, आज जा रहा है ना। तो जब अपने से ही अवयव जुड़ता है तो वह कौन सा संबंध होता है, तत्समक संबंध होता है। और तत्समक संबंध किस पर होगा, n पर होगा। क्यों, क्योंकि x हमने कहाँ से लिया है, n से लिया, समझे। अब दूसरा, अब उल्टा, ये वाला हमने दिखा दिया। अब दूसरी तरफ से चले, दूसरी तरफ का मतलब इसी को आगे पीछे कर दें, f कंपोजिशन g और यहाँ लिखेंगे अब हम y बराबर। अब इसका मान फिर से निकालें, इसका तरीका हमने बताया। यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोजिशन की जगह पे क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट लगा दें, फिर क्या लिखेंगे, जी वाई लिखेंगे। जी वाई का मान हम रख देंगे, जी वाई का मान कितना है जी, y - 3/4 है, तो y - 3/, यहाँ 4 लिखेंगे। अब इसका प्रतिबिंब इसके हिसाब से रखेंगे। अब तो यह f वाला हो गया ना, अब f का नियम यहाँ लगेगा। x की जगह जब यहाँ x था तो f के लिए 4x + 3 मिल रहा था, x का 4 गुना और उसमें 3 जुड़ जा रहा था, यह प्रतिबिंब पाने के लिए तरीका था। तो अब यहाँ x की जगह पे है y - 3/4, तो पहले क्या होगा, इस अवयव का 4 गुना होगा, अर्थात y - 3/4 का 4 गुना होगा और उसमें क्या जुड़ जाएगा, 3। तो यह बताओ, ये 4 से 4 खत्म हुआ, y - 3 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और -3 दोनों खत्म हो जाएगा। यह y के बराबर आया कि नहीं आया, तो f कंपोजिशन g ऑफ y भी y के बराबर, माने y का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। और y के साथ प्रतिबिंब मिलना किस संबंध को दिखाता है, तत्समक संबंध को दिखाता है। लेकिन यह तत्समक संबंध अब किस पे होगा, दूसरे वाले पर ना। अब y की बात हो रही है, तो अब ये किस पर होगा, y पर होगा, y पर होगा। यदि यह दोनों चीज़ें संतुष्ट हो गई तब हम कहेंगे कि जो हमारा फलन है f, इसलिए f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन
है। सिद्ध हो गया ना जी? देख लो, हमने इसको हमने संतुष्ट कर दिया, और जब यह संतुष्ट हो जाता है तो कहा जाता है कि दूसरा जो फलन है वह पहले फलन का इन्वर्स है, अर्थात पहले फलन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, अर्थात पहला फलन हमारा व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब हो गया जिसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है जी? अब बस हमने ये सिद्ध कर दिया कि f हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है। अब प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, तो इसी को वह पलट दो, तो जो f का प्रतिलोम होगा वह f इनवर्स से दिखाया जाएगा। और कहाँ से कहाँ होगा, तो यह पलट दो, y से लेकर के n के बीच में होगा। और परिभाषित कैसे होगा कि f इनवर्स y बराबर क्या होगा जी, f इनवर्स y बराबर, या x भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि अब x हम यहाँ से ले लेंगे। यह कहाँ जा रहा है, यह जा रहा है y-3/4 पर। ठीक है? ठीक है जी? बस यही ना है, यही ना दूसरा हम परिभाषित किए थे। देखो जी ही हमारा f का इन्वर्स है, समझ लो, और g जैसे परिभाषित होगा वही हमारा f इन्वर्स परिभाषित हो गया। बस जी की जगह पे ये देखो, बस इन दोनों को सिद्ध करने का मतलब यही है कि f और g आपस में प्रतिलोम हैं। माने f का प्रतिलोम g होगा, g का प्रतिलोम f होगा, अर्थात g को ही हम f का प्रतिलोम लिख देंगे। ठीक? तो g की जगह पे हम f इनवर्स लिखेंगे, तो हमारा इस तरह से यह f इनवर्स परिभाषित हो जाएगा, और यही फलन हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन हो जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रख दे रहे हैं। इस पर और हमको क्वेश्चन हल किया जाएगा इस पर, और एक बार पढ़ लेना। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, यदि समझ में आ जाएगा तो बहुत बेहतरीन होता है, एक बार दोहरा लेना। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।